अब इस तरह की घटनाओं को अब और देखें। बोलने की घटना क्या है? बोलना, हम बोलना सिखाते हैं तो क्या चीज है? बोलो पा। ये इतना बड़ा मुंह फाड़ने की क्या जरूरत है? पापा बोलो। अपन इतनी जोर से क्यों बोल के बताते हैं उसको? साउंड तो कान में जाता है और वो एक्शन आंख में आता है ना? देखने वाला जीवन है तो एक्शन को आंख से देखता है और जो आवाज निकली उसको कान से सुनता है, दोनों को मैच करता है, उस एक्शन के साथ रिप्रोड्यूस करता है। इसलिए बोलते हैं जो बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, क्योंकि जब सुनाई नहीं तो रिप्रोड्यूस क्या करे? सुनेगा तो रिप्रोड्यूस करेगा। अब सुनाई कुछ नहीं तो रिप्रोड्यूस क्या करे? इसलिए जो बहरा होगा वो गूंगा भी होगा। ये एक हमको एनालॉजी इसमें दिखाई देती है। तो कुल मिला के जो मैं बात आप तक कहना चाह रहा हूं कि जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है। एक गठन, क्योंकि एक तो बात हमको समझ में आ गया कि ये एक इकाई है। कोई चीज इकाई है और भार मुक्त है। कोई इसमें भी बहुत सारी हमको शंकाएं आएंगी, है ना? नेचुरल है उनका आना। सूचना है, अब इसको आगे इसमें बात करना, इसको आगे और आर पार करना, है ना? ये तो आगे अध्ययन का काम है। अभी केवल यदि कोई चीज इकाई है और वो भार मुक्त है, आखिर ये जो फीलिंग होगी इसका कोई सोर्स होगा ना? शरीर में फीलिंग का होना अब हमको समझ में आता है। न्याय की फीलिंग शरीर का एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। ये एक भौतिक रासायनिक चीज है। न्याय अपने आप में एक कंटिन्यूअस अपेक्षा है। समाधान की अपेक्षा शरीर की अपेक्षा नहीं हो सकती। शरीर एक फिजिकल केमिकल चीज है। न्याय, ज्ञान, समझ, अनुभव, इसका शरीर की आवश्यकता से कोई लेन देन है नहीं। तो मूल रूप में यदि कोई चीज इकाई है, यूनिट है और भार मुक्त है तो वो क्या हो सकती है ना? तो केवल इसको डिड्यूस करते हैं तो कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो भार होगा ही। अब ये सारा हमारा, क्योंकि मॉलिक्यूल से एक अलग तरह का हमारा जुड़ाव है, लेकिन अब ये समझ में आता है कि कोई एक एटॉमिक स्थिति ऐसी हो सकती, एटॉमिक ही ऐसी, अभी एटम है और भार मुक्त कैसे हो गया? ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। इन सारी चीजों के लिए और डिटेल में जाया जा सकता है, बात किया जा सकता है और इन सारी चीजों को पहचाना जा सकता है। तो मूल में 3 वास्तविकताएं। हाँ जी, हाँ सॉरी, इसको पूरा कर दूं। अब तो कहां पहुंच गए अपन? विकास का मतलब है प्रकृति, माने कुल मिला के गठन पूर्ण परमाणु का जीवन का अस्तित्व में होने की घटना। अस्तित्व में कितने जीवन होंगे? कितने परमाणु होंगे? तो उसको गिनने की, उसके बारे में चिंता करने की मानव को जरूरत नहीं है। प्रकृति सहज व्यवस्था से वो अपने आप ऑर्गेनाइज्ड है, व्यवस्थित है। तो जिस तरह से प्रकृति में अनंत गठनशील परमाणु है, उसी प्रकार प्रकृति में जीवन का होना है। वो एक एग्जिस्टेंशियल घटना है। कितना होगा ये भी प्रकृति विधि से तय है। कितना होगा? व्यवस्था के अर्थ में होगा ये बात। तो अस्तित्व में विकास है। विकास का मतलब है जीवन के होने की घटना, गठन पूर्ण परमाणु के होने की घटना। तो विकास का यहां एकदम डिफरेंट मीनिंग है कि गठन पूर्ण परमाणु के अस्तित्व में होने की घटना का नाम विकास, एकदम डिफरेंट नाम है ना? अस्तित्व में गठन पूर्ण परमाणु, और इसको ठीक से कहा जाए गठनशील परमाणु का गठन पूर्ण परमाणु में संक्रमित होने की घटना का नाम, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन। गठनशील मीन्स क्लियर हो गया है? गठनशील बता दिया, जो चेंजिंग है। गठनशील परमाणु से
गठनशील परमाणु से गठनशील परमाणु का गठनशील परमाणु का गठन पूर्ण परमाणु में संक्रमित होना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रक्चरली अनसैचुरेटेड एटम टू ए स्ट्रक्चरली सैचुरेटेड एटम with the unlimited potential of thought, with the demand of समाधान, है ना, and in search of समाधान it runs a male or female body. So ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस घटना का नाम विकास है। अस्तित्व में जागृति क्रम है। जागृति क्रम का ये हो गया गठनशील से गठन, है ना। वो 4 चीजों के लिए जीता है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। भ्रमित मानव इन चारों सहित 5 इंद्रियों को और तृप्त करने के प्रयास में, है ना। कौन सा? शब्द, स्पर्श, रूप, माने कान, नाक, आंख, 5 ये, तो ये 9 में शिफ्ट हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 विषय और 5 इंद्रियों को तृप्त करने का जुगाड़। और लास्ट, अस्तित्व में जागृति है। जागृति का अर्थ पशु मानव, राक्षस मानव से मानव पद में संक्रमण है। मानव, देव मानव, देवी मानव, इसका नाम जागृति है। पशु से राक्षस बनेगा पहले, उसके बाद मानव बनेगा। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे वाकई में एक कुछ बात हो सकती है। थोड़ा सा आप लोग लिख लें, मैं बात करता हूँ। अच्छा, ये गठनशील परमाणु ये पदार्थ अवस्था है। हाँ, गठनशील परमाणु पदार्थ अवस्था है, गठन पूर्ण परमाणु जीवन है। तो समाधान के पहले का जीवन और समाधान के बाद का जीवन अलग अलग, तो दोनों गठन पूर्ण परमाणु, दोनों गठन पूर्ण है। तो गठन जीवन में एक घटना है गठन पूर्णता। नहीं, तो इसका मतलब गठनशील परमाणु के गठन पूर्ण परमाणु में संक्रमित होने की घटना का नाम विकास है। एक थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लो। एक घटना गठन पूर्ण होना, क्या? जीवन परमाणु का एग्जिस्टेंस में उपलब्ध होना, एक घटना। दूसरी घटना इसका क्रियापूर्ण होना। क्रियापूर्ण का मतलब है 10 क्रियाओं का अभिव्यक्त होना। हाँ, वो ये दिस वाज बेसिक दैट्स। और एक और आचरण पूर्ण होना, माने मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ में जीना। अब विकास हुआ। हाँ, तो विकास यहां पे, फिर आगे विकास यहां पे, ये यहां पे, इसके पहले तक जागृति क्रम और इसके बाद जागृति। क्रियापूर्णता मतलब निर्विजन। हाँ, निर्विजन होने का प्रमाण आचरण पूर्ण। निर्विजन मतलब कोई प्रमाण हो गया। ये जागृति, क्रियापूर्णता, आचरण पूर्णता, जागृति। गठन पूर्ण परमाणु पशु शरीर को चलाता है और भ्रमित स्थिति में मानव शरीर को भी चलाता है। ये पशु शरीर और मानव शरीर के बीच की सारी यात्रा का नाम जागृति क्रम। जागृति क्रम। भ्रमित मानव भी गठन पूर्ण परमाणु। हाँ, जीवन माने गठन पूर्ण परमाणु। जीवन मीन्स गठन पूर्ण परमाणु।
है? हाँ जी, देखिए मैं एक बात कह दूं, सर पशु से इंसान बन गया तो विकास हो गया। पशु से इंसान का शरीर मिल गया। एक मिनट परिचय करो। हाँ, हाँ जी, शरीर बना नया मानव शरीर। आ जाए कोई नहीं, बाबा नहीं, मंत्री जी हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के। और कौन से मंत्री हैं? पर्यटन है? अपने मित्र हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं कुछ नहीं, कुछ। प्लीज बी सीटेड। ये चेयर थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। भैया नमस्कार, आइए। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। मैं बाबा नहीं आ रहे हैं? बाबा नहीं आएंगे। बाबा प्लीज बैठिए। खड़ा हूं मैं, 1 मिनट बस नमस्ते कर रहे हैं। आप श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ में पर्यटन संस्कृति विभाग मंत्री हैं। और विभाग तो एक बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बहुत जिम्मेदार, छत्तीसगढ़ की माटी से बहुत जुड़े हुए, और वाकई में एक बहुत रिस्पॉन्सिबल, छत्तीसगढ़ में एक आपकी काफ़ी एक जगह है। अभ्युदय परिवार के मित्रों से आपका पुराना परिचय है, और बाबा जी के साथ भी आपका पुराना परिचय है, आंजनी भाई और सभी लोगों के साथ। और जो भी एक सहृदयता पूर्वक एक आपस में स्नेह हम लोगों के बीच है। अक्सर सूचनाएं मिलती रहती हैं, पर मुझको लगता है भैया शिविर की जैसा पहली बार आपका आना हुआ है। ऐसे तो आप पहले आए हैं, पर यह पहला अवसर है कि शिविर के बीच में आना हुआ है। पिछली बार सोमैया जी आए थे, संयोग से उसी प्लेन में आप भी आए थे। मैं सोचता हूँ 2 शब्द आप उस घटना से रिलेटेड भी। हाँ सॉरी, परिवार के माध्यम से ये वाला जरूरत नहीं है भाई। अभ्युदय परिवार के माध्यम से आप लोग यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रैक्टिकल देखने के लिए भी आए हैं। मैं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आज के समय पर हमारी जितनी शिक्षा पद्धतियां हैं वो मनुष्य का निर्माण नहीं कर रही हैं। वो सिर्फ एक डिग्री लेकर निकलने वाले लोगों का निर्माण कर रही है। मनुष्य का निर्माण करना है तो उसमें मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, इन चारों का विकास होना चाहिए। और जब तक ये चारों का विकास नहीं होगा तब तक हम संपूर्ण मनुष्य का विकास नहीं कर सकते। जितने भी हमने वाद देखे हैं, अलग अलग बात है कि किसी में मनुष्य के शरीर की संतुष्टि के बारे में सोचा गया है, किसी में मनुष्य की आत्मा की संतुष्टि के बारे में सोचा गया है, किसी में मनुष्य की बुद्धि की संतुष्टि के बारे में सोचा गया है। परंतु संपूर्ण मनुष्य की संतुष्टि हो, इसके बारे में हमारी शिक्षा पद्धति इस प्रकार के लोगों का निर्माण नहीं कर पा रही है। और निश्चित रूप से अभ्युदय परिवार इस दिशा में सोचकर कि हम संपूर्ण मानव का निर्माण कैसे करें, इसमें विचार कर रही है। और उस दृष्टि से यहाँ पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित कर और कहीं न कहीं हम एक दिशा तय करें, किसी एक स्थान पर पहुंचे कि कैसे हम शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का निर्माण कर सकते हैं। और आज ये आवश्यकता है, क्योंकि मैं तो कोई मेरा तय कार्यक्रम नहीं था कि मैं आपके बीच में आऊंगा। मैं तो आप लोगों का दर्शन करने के लिए, और आप यहाँ पर आए हैं, इसके लिए आपका स्वागत करते हुए। और ये छत्तीसगढ़ नया राज्य है, छोटा राज्य है। अभी बाबा से भी मेरी बात हुई है। निश्चित रूप से इस राज्य में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो पूरे देश को दिशा दर्शन दे, पूरे देश को मार्गदर्शन दे। और उस दिशा में हम आगे चल भी रहे हैं। आप लोग निश्चित रूप से यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे और मनुष्य के निर्माण के काम में लगेंगे। यही हमारे देश, समाज और इस धरती की सबसे बड़ी सेवा होगी। मुझे 1 मिनट बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका पुनः स्वागत। हमारे बीच में नरसिम्हन जी और घई साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आदरणीय साहब से मैं प्लेन में मिला था और उनसे आधा पौन घंटा हमारे डिस्कशंस भी हुए, पर उसके बाद बैठना था, हम बैठ नहीं पाए।
घई साहब मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं सोमैया फाउंडेशन में। On behalf of Nursen sir, हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जो आपने कहा हम सब मिलके उसको साकार कर सकें, ऐसा हम सभी भी चाहते हैं। चलिए, पवन भैया हमारे बीच में पहुंच गए हैं और अनुराधा दीदी साथ में है, आपकी धर्मपत्नी। आपने बताया। हाँ, मैंने आपका परिचय पहले दिया ही था। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि टोटल एक फुल फ्लेज शिविर को हम देखें तो लगभग 8 दिन का कंप्लीट समय, पूरा 8 दिन लगभग। आपकी अब इस बीच में जो भी हमारे पास समय की एक वो रही, तो मुझको लगता है कि रूटीन में जितना कंटेंट हम कवर करते हैं उसका लगभग 1.5 गुना कंटेंट कवर हुआ है ना, लगभग 1.5 गुना। जितनी गहराई में ये शिविर गया है आपकी क्वेरीज के कारण और जो भी फीडबैक मुझको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे मिला है, तो ओवरऑल बहुत सेटिस्फैक्ट्री है ना। जितनी बात अभी तो शंकाओं का दौर शुरू होगा, है ना। तो कोई हम लेकिन अब हमको एक मैसेज हमारे पास आता है कि हर बात पे चर्चा हो सकती है ना। अभी तक जो हमारा मानना है कि हर फिलॉसफी किसी विंडो में बात करेगी, है ना। देखिए, एक तो ये बात कह दूं, कहीं ना कहीं जब हम फिलॉसफी कहते हैं तो लगता है कि कोई पर्टिकुलर गुरु की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर इज्म की बात हो रही है। तो ऐसा ना कह के पूरा का पूरा, जैसे बाबा एक भाषा देते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। तो मैं तो ये पहले ऐसा सोच ही रहा था कि एक पूरा सेशन, एक पूरा हाफ हम फ्री स्टाइल चर्चा में लगाते। ऐसा मैंने पहले से आपसे शेयर भी किया था कि एक पूरा हाफ हम पूरा चर्चाओं में लगाते, लेकिन थोड़ा सा जो भी हमारा टाइम कम ज़्यादा हुआ है इसी बीच में हमको मैनेज करना है। तो लगभग कंटेंट के रूप में जितना रखना है उसमें समझिए कि मेरे को अभी आधा घंटा जो कि अपन कर लेंगे और चाहिए एक बार समराइज करने की दृष्टि से। तो कंटेंट के रूप में जितनी बात एक शिविर में हो सकती है लगभग उतनी बात आपके सामने रखी गई है ना। अब इसके बाद तो अगला दौर यही है कि हम चीज़ों को और गहराई में जाएंगे और गहराई में समझेंगे, है ना। तो बताइए, एक तो पवन गुप्ता जी हमारे बीच में है ना। उनके अनुराधा दीदी हैं जो कि एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन में, और एक गैप ईयर स्कूल की बात भी मैंने आपसे की थी, उसमें आप लोग काफ़ी कुछ सोच रहे हैं और करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 12-15 स्कूल आसपास के गांव में स्कूल्स चलते हैं जो कि अपने आप में सेल्फ रिलायंट हैं किसी हद तक। तो इस तरह से कुछ, तो अब दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो जो अभी बात आई कि हम अपने सारे क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लें और कल के एक सेशन में बैठ के उस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। तो शायद ये ठीक रहेगा, है ना। आगे बताइए। तो हम पवन गुप्ता जी को और कल करेंगे बाकी। हाँ, तो मैं सोचता हूँ आज जितना कंटेंट हो चुका है, एक ब्रेन की भी एक कैपेसिटी है ना, तो उसको अपन आराम से कल कर लेंगे। कल 8 बजे हम लोग बैठेंगे ही। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पर्सनली मैं आपको कह दूं, आप जो भी कुछ जैसे भी जिस फॉर्म में भी आप कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं, है ना, ये इस प्रोसेस में होता ही है। आप तो मेरे साथ हम आपस में करते हैं, हम लोग बाबा के साथ भी ऐसे ही किए हैं, इससे और ज़्यादा एग्रेसिव ढंग से किए हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ आके सब कुछ हिलाती है तो एक बार उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन तो आता है। तो मैं पवन गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। हाँ, ये सब डिस्कशंस हमारी आवश्यक समझ बढ़ाने के लिए है। इट इज नथिंग अगेंस्ट एनीवन और अगेंस्ट एनीथिंग। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो मैं आपको बुलाया जाए पवन गुप्ता जी को, अभी किया जाए, खाने के बाद किया जाए? अभी किया जाए। मेरे को लगता है जितना टाइम है हमको उसको यूटिलाइज कर लेना है। तो एक बार मैं पवन भैया को, और अभी हमारे पास 8:30 तक का समय है ना, तो पवन गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ कि आपका एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए, एक लाइफ का इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए, और वर्तमान एजुकेशन हिस्ट्री में भी आपका एक काफ़ी अलग दृष्टि से देखने की कोशिश की है, उसका भी परिचय आप देंगे। पवन भैया।
मैं तो ऐसे ही उत्सुकतावश यहाँ आ गया था। ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सोम भैया मुझे यहाँ बुलाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। नाम तो बता ही दिया, मेरा नाम पवन है, पवन गुप्ता। मैंने 76 में IIT से इंजीनियरिंग की। उसके बाद क्योंकि मेरा परिवार में दो तरह की बातें एक साथ चलती थी, एक तरफ सोशलिज्म और दूसरी तरफ व्यापार। डॉक्टर लोहिया हमारे परिवार के सदस्य जैसे थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और साथ साथ हमारे घर में परिवार में व्यापारिक परिवार था। मुझे इसमें द्वंद्व बचपन से लगता था, लेकिन फिर भी आदमी जितना सोच पाता है उतना ही सोचता है। लेकिन दोनों तरह की मान्यताएं मेरे अंदर शायद गईं अनजाने में, और इंजीनियरिंग करने के बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या किया जाए। कुछ विदेश वगैरह जाने की बात जैसे हर समय होता है, उस समय ज़्यादा होता था, मुझे पता नहीं, तो वो सब हुआ, जाने का तय भी हुआ। लेकिन फिर मुझे लगा कि आके यही धंधा करना है तो क्यों ना वही अभी कर लिया जाए। तो मैंने एक फैक्ट्री लगाई, एक उद्योग लगाया, और वो मैंने करीब 10 साल चलाया। पर मुझे कभी उसमें एक संतुष्टि नहीं मिली, और उसका एक कारण ये था कि अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो शायद एक कारण ये था कि ये दो तरह की मान्यताएं मेरे अंदर एक साथ थीं, और उसका अपना एक द्वंद्व मुझे सालता था, मुझे कष्ट पहुंचाता था, मुझे तृप्ति नहीं मिली। और कुछ और चीजें हैं जो मैं विस्तार में नहीं जाता हूं क्योंकि समय कम है, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 1984 में विपश्यना साधना के बारे में मैंने सुना, और मुझे तब बहुत, मैं अपने आप को साइंटिफिक रैशनल मोड का आदमी मानता था। विपश्यना के बारे में जब मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि ये काफी रैशनल या कम से कम अंधभक्ति वाली चीज तो नहीं है, तो इसको एक बार क्यों न आजमाया जाए। उसके पहले कुछ जैन बुद्धिज्म पे कुछ किताबें पढ़ी थी, और कुछ हमको कुछ कहीं कहीं ऐसा लगता था कि ये बात ठीक है। पूरी समझ में तो नहीं आती थी, लेकिन कहीं कहीं कुछ छूता था। तो 84 में विपश्यना का पहला शिविर किया, और उसमें मुझे ये लगा कि इतना उपलब्धि उससे हुई कि मैं वो नहीं करूंगा जो मुझे करने में मजा नहीं आता। जो अंदर में एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी थी कि ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उससे मैं काफी हद तक मुक्त हुआ। और 84 में ये निर्णय लिया कि कुछ और तरह की चीज करनी है जिसमें अपने को तृप्ति मिले, और इतने घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक निर्णय ये हुआ कि क्या ये तो छोड़ना है, क्या करें में आए तो ये लगा कि विपश्यना पे ही काम करेंगे, उसको साधना करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे, और लिखेंगे वेस्टर्न साइकोलॉजिकल पैराडाइम के अंतर्गत। क्योंकि ये मैं समझ गया था कि मेरा जो वर्ग है, जिसके साथ मेरी उठक बैठक है, वो अंग्रेजी परस्त है। अंग्रेजी परस्त का मतलब वेस्टर्न परस्त है। तो वो जब तक उसको वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में कोई चीज नहीं समझ में आएगी, वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा मैं मानता था उस समय। तो क्यों ना विपश्यना को यूंगियन साइकोलॉजी के टर्म्स में कुछ लिखा जाए, ताकि नौजवान लोग और वो लोग जिनको मैं जानता हूं, वो उससे आकर्षित होकर कम से कम एक बार शिविर तो करें। क्योंकि उस समय विपश्यना 84-85 में विपश्यना में 50-55 साल से बड़े उम्र के ही लोग जाते थे, ज्यादा नौजवान लोग कम जाते थे।
ये विचार मुझे लगा मैं कर सकता हूं ऐसा काम, तो ये एक मन में आया कि ये मैं काम करूंगा, और इस तहत मैंने अपना व्यापार छोड़ने का, उद्योग छोड़ने का मन बनाया। छोड़ना इतना आसान नहीं था, 3 साल लगे। 87 में मैंने उसको पूर्णतया छोड़ा। और ये जो विपश्यना वाली बात मैंने आपको कही, इसका प्रोजेक्ट लेके मैं और मेरी पत्नी, हिंदुस्तान में एक ये भी झंझट है कि आप साइकोलॉजी पे काम नहीं कर सकते जब तक आपने साइकोलॉजी पढ़ी ना हो फॉर्मली, है ना, तब तक कोई मान्यता नहीं देता। तो उसमें मेरी पत्नी की मदद मुझे मिली, क्योंकि वो साइकोलॉजी में मेजर थी, एमए किया हुआ था, और उनको भी विपश्यना में कुछ समझ में आया, तो हम दोनों ने मिलकर के ये बीड़ा उठाया। 89 तक आते आते इत्तेफाक से हम लोग कुछ गांवों में काम करने लगे, और गांव वालों के आग्रह से स्कूल खोला, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे गांव में स्कूल नहीं है। हम पहाड़ में रहते थे, मसूरी में, और मसूरी के गांव वालों ने कहा कि भाई हमारे गांव में स्कूल नहीं है, आप क्यों नहीं पढ़ा देते। तो इतनी छोटी सी बात, हमने उनकी बात मानी और हमने एक स्कूल खोला। 2 घंटे 3 घंटे जाते थे स्कूल में, पढ़ाते थे, आ जाते थे। एक दिन गांव वालों ने ला करके 12वीं कक्षा के लड़कों को हमारे सामने खड़ा कर दिया और कहा कि ये लोग जो ये 12वीं किए हुए हैं, ये लड़के, इनको अगर आप थोड़ी ट्रेनिंग दे दें तो 2 गांव में जहां स्कूल नहीं है वहां और स्कूल खुल जाएंगे, तो आप ऐसा कर दीजिए। हम लोगों ने उनकी बात स्वीकारी, और उन 4 लड़कों को जब देखा तो पता चला कि उनको हिंदी भी नहीं आती, गणित भी नहीं आती, 12वीं पास हैं। और जब मैं कहता हूं हिंदी और गणित नहीं आती, मैं 5वीं कक्षा की हिंदी और 5वीं कक्षा की गणित की बात कर रहा हूं। ये आज भी सत्य है कि हमारे देश का ये हाल है। मैं विदेश का नहीं जानता, शायद वहां का भी यही हाल हो या इससे भी बदतर हो, लेकिन हमारे यहां का ये हाल है कि 12वीं कक्षा का आम विद्यार्थी 5वीं की गणित नहीं जानता, 5वीं की हिंदी नहीं जानता, अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है, अपनी भाषा बोलता नहीं। तो हम लोगों ने उनको थोड़ा बहुत ट्रेन करना शुरू किया, और 3-4 महीने के बाद हमारे 3 स्कूल खुल गए। एक में हम पति पत्नी पढ़ाते थे, और 2 और स्कूल जिसमें वो 2-2 लड़के पढ़ाते थे। परंतु उसके बाद ये चिंता हुई कि इनको पैसा कुछ देना चाहिए, नहीं तो ये लोग जैसे ही नौकरी मिलेगी कहीं और चले जाएंगे। इस चक्कर में एक संस्था हमने खोली जिसका नाम सिद्ध है, और कहीं से हमको पैसा भी बहुत आसानी से मिला। उन्होंने एक शर्त रखी कि 3 बहुत छोटी संख्या होती है, आप कम से कम 5 स्कूल करिए। उस चक्कर में 3 से 5 स्कूल हुए। तो हम लोग, मैं इतनी कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि शिक्षा में इत्तेफाक से गए, और शिक्षा को हमारी समझ नहीं थी शिक्षा के बारे में। हम इतना ही मानते थे कि क ख ग ABC 1 2 3 सवाल पढ़ाना, लिटरेसी ही शिक्षा है। इसी मान्यता तहत हम गए थे, और हम ये भी मानते थे कि शिक्षा एक अच्छी चीज है, इससे सबका उपकार ही होता है। बहुत जल्दी, और वो उसका श्रेय मैं पूरी तरह अपनी पत्नी को देता हूं, क्योंकि इनका उठना बैठना वहां की गांव की महिलाओं से होता था। मेरे को बहुत समय लगता है लोगों के साथ सहज होने में, ये बहुत जल्दी सहज हो जाती हैं। शायद इसमें शायद पुरुष और स्त्री की भी बात हो। पुरुष ज्यादा अहंकारी दिखता है मुझे, कम से कम ऊपरी तौर पर। महिला ऊपरी तौर पे कम से कम अहंकारी दिखती है, अंदर में तो शायद एक ही जैसे हम। तो वो लोग बहुत जल्दी शेयर कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, लेकिन हम जो है अंदर की बात, वो थोड़ा टाइम लगता है। पुरुष को पुरुष से बात करने में, पुरुष को महिला से बात करने में तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। तो इनकी बात हो जाती थी महिलाओं से। महिलाएं इनको कहती थी कि आप क्या कर रहे हैं ये स्कूल खोल करके, आप हमारे बच्चों को ना घर का रखते हैं ना घाट का रखते हैं। ये लड़का जो है इतना सीख जाता है पढ़ लिख करके कि पॉकेट में हाथ डाल के दिन भर अकड़ के चलता है, और हमको पिछड़ा मानता है, खुद कुछ करता नहीं है, फिर भी हमें पिछड़ा मानता है।
तो ये पहले ही अच्छा था जब स्कूल नहीं गया था, कम से कम घर का काम तो करता था। अब वो घर का काम भी नहीं करता, या करता है तो बहुत मन मार के करता है और कुछ करता नहीं है। ये लड़की जो है वो पहले कम से कम गोबर उठा लेती थी, अब ये नेल पॉलिश लगा लेती है, तो गोबर में हाथ कैसे डाले? तो ये तो आपने पहले से भी बदतर हमारी हालत कर दी। एक महिला ने इनको कहा कि भाई मैं 7 लोगों का खाना खिला सकती हूं, इतनी मेरे में ताकत है, खेत में काम करती हूं, जंगल जाती हूं, लकड़ी लाती हूं, पत्ते लाती हूं, चारा देती हूं, ये सारा करती हूं, 7 लोगों के परिवार को मैं अकेला संभाल सकती हूं। लेकिन ये हमारी लड़की जिसको आपने पढ़ा दिया, ये 500 रुपए की नौकरी के पीछे घूमती है, उससे अपना ही पेट नहीं भर पाती है, पर समझती है कि वो बड़ी हो गई, मैं छोटी हूं। तो ये आप कर क्या रहे हैं? आप गांव वाले को शहर के लिए फिट कर रहे हैं, शहर वाले को विदेश के लिए फिट कर रहे हैं, ये आपकी शिक्षा कर रही है। तो हमारे गांव के लिए आप काम करने आए हैं, गांव को तो आप उजाड़ रहे हैं। इस तरह की बहुत तमाम बातें, उसमें बाद में हम लोगों ने इस पर एक शोध किया और उसको मैटर ऑफ क्वालिटी नाम से छापा। कई जगह उसकी चर्चा भी हुई कि ये द्वंद्व जो है हमारे, कि हर गांव का आदमी, एक तरह से आप प्रश्न पूछे तो हर गांव का आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल चला जाए, शिक्षित हो जाए। दूसरी तरह से अगर आप उससे प्रश्न करें कि भाई तुम खुश हो क्या, तो वो नाखुश है उस बच्चे से, उस शिक्षा से। ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर। मतलब एक तरह की पता नहीं दबाव ही है कि भाई स्कूल नहीं भेजेंगे तो बेवकूफ होंगे, तो भेजना तो चाहिए स्कूल भेजना एक अच्छी बात है, ये भी एक अंदर है। दूसरी तरफ बहुत बड़ा कि ये स्कूल जाके तो बर्बाद होते हैं। तो ये जो द्वंद्व है, ये इसने हमको बड़ा परेशान किया। जब मैं हमको कहता हूं, मतलब मैं और मेरी सारी टीम, इसकी तलाश में हम लोगों की जितनी भी यात्रा है वो यहां से शुरू हुई कि ये शिक्षा है आखिर क्या, और ये शिक्षा कर क्या रही है, इसका प्रभाव क्या हो रहा है हमारे ऊपर। तो इस पूरी यात्रा में हमको कुछ चीजें समझ में आई। एक ये समझ में आया कि हमारी शिक्षा हमें नकलची बनाती है, हमारी शिक्षा हमारे में हीन भावना भरती है, और हमें हीन भावना, नकलची होना, और हमें अपने गांव से, अपने परिवार से दूर करती है, समाज से दूर करती है। तो जो कुछ हमारा अपना है, चाहे वो मेरी अपनी भाषा हो, चाहे वो मेरा अपना पहनावा हो, चाहे वो मेरा अपना रहन सहन का तरीका हो, सोचने का तरीका हो, वो सब से मैं अलग हो जाता हूं शिक्षित होने के बाद। शिक्षित इन्वर्टेड कॉमा में, शिक्षित होने के बाद ये सब अलग हो जाता है, मैं कुछ अलग होना चाहता हूं। इस भाव की वजह से मेरे में हीन भावना आती है, उस हीन भावना की वजह से मैं नकलची बन जाता हूं, मैं किसी और की नकल करने लगता हूं, जिसको मैंने विकसित, प्रगतिशील, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट इत्यादि इत्यादि मान लिया है, वैसा मैं बनने की कोशिश करता हूं। अपना सोचना बंद हो जाता है, दूसरे के मान्यतावश मैं चलने लगता हूं, ऑटोमेटिक, ऑटो मोड में आ जाता हूं। थोड़ा सा इतिहास का अध्ययन किया। मेरे एक गुरु थे धर्मपाल जी, उनका बहुत सारा काम, उनके संसर्ग में मैं आया। अब पिछले अक्टूबर 24 को उनका निधन हो गया। उनका बहुत बड़ी कृपा हम लोगों पे रही। तो उन्होंने अंग्रेजों के आने के पहले के हिंदुस्तान का एक अध्ययन किया है, अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट से, अंग्रेजों के ही डॉक्यूमेंट से यहां की क्या व्यवस्था थी, यहां की क्या स्थिति थी अपने देश की, इसका अध्ययन, और अंग्रेजों के आने के बाद क्या परिवर्तन आए, इसका अध्ययन। तो 2-3 चीजें आपको सामने पेश करता हूं। 1828 में बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक, जो हिंदुस्तान के उस समय वाइसरॉय नहीं, गवर्नर जनरल होते थे, वाइसरॉय 1858 के बाद बनने शुरू हुए, 1858 तक गवर्नर जनरल कहा जाता था उन्हें। तो गवर्नर जनरल हिंदुस्तान का लॉर्ड बेंटिक अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंग्लैंड में लिखता है कि अब लगता है हम इस देश में लंबे समय तक राज करेंगे। कारण देता है, क्यों? बोलता है यहां का पढ़ा लिखा वर्ग, कलकत्ते की बात वो कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम राजधानी कलकत्ते में है अंग्रेजों की,
तो कलकत्ते का पढ़ा लिखा वर्ग अब हमारी पढ़ाई पढ़ने के बाद अपनी परंपराओं को छोड़ करके उस बचे हुए पैसे से उस पैसे को हमारे जैसा बनने में लगा रहा है, यानी कि नकल करने में लग गया है। अब हम लंबे समय तक राज करेंगे, ये उसका रैशनल देता है लॉर्ड बेंटिक। यही बात 1853 में एक चार्ल्स ट्रेवेलियन नाम का आदमी है जो बेंटिक का बहनोई है, वो कहता है। चार्ल्स ट्रेवेलियन 1853 में इंग्लैंड जाता है 12 साल हिंदुस्तान में रहने के बाद, और उसको, ये 1857 के पहले की बात है, 1853 में, और उसका वहां की हाउस ऑफ कॉमन्स की एक कमिटी है ऑन एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया। वो लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं बिकॉज वो लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदुस्तान में कैसी शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि हिंदुस्तान में जैसी हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था थी या रही है उसी को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है नहीं, अंग्रेजी परंपरा की शिक्षा वहां पे लागू हो। ये दोनों में डिबेट चल रही है, वो अभी निर्णय पूरा नहीं हुआ है। तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स की कमेटी उस बात पर इंटरव्यू लेती है चार्ल्स ट्रेवेलियन का। तो ट्रेवेलियन कहता है मैं कोई शिक्षाविद नहीं हूं, मैं आपका जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपना अनुभव बता सकता हूं। अनुभव यह है कि 12 साल हिंदुस्तान रहा, 6 साल शुरू के मैं दिल्ली रहा, और एक दिन भी मैं चैन से नहीं सोया, क्योंकि हर रात हम लोगों को खबर आती थी कि फलां इलाके से हमारे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। वो चाहे मेरठ हो, चाहे हरियाणा का कोई शहर हो, या कोई भी इलाका हो दिल्ली के आसपास का। उसके बाद में 6 साल कलकत्ते रहा और हर साल चैन की नींद सोया। और फिर वो यही बात कहता है कि वहां का पढ़ा लिखा वर्ग, क्योंकि बंगाल में अंग्रेजी पद्धति की पढ़ाई बहुत उस समय 30, 40, 50 साल हो गए, तो वहां का पढ़ा लिखा वर्ग अब हमारे जैसा होने में अपना समय लगाता है, इसलिए वहां मैं एकदम चैन की नींद सोया। ये वो देता है। ये सब रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स में है, ये देखा जा सकता है। मतलब ये कोई इंटरप्रिटेशंस नहीं है, दीज आर फैक्चुअल थिंग्स। तो कहने का मतलब ये है कि हमको जब मैंने अपने देखा कि हमारे यहां ये हो क्यों गया, हो क्या गया। महात्मा गांधी हमेशा इसकी बात करते हैं कि स्कूल और घर के बीच की दूरी बढ़ गई है हमारे यहां। तो ये जो दूरी बढ़ गई है स्कूल और घर की, इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों की वो बात करते हैं। और हम लोगों का अपना सर्वे भी ये कहता है कि हमारा पढ़ा लिखा वर्ग, या कम से कम गांव की जो बात कर रहा हूं मैं, वहां पर नकलची होने में लगा दी उसने सारी ऊर्जा। उसमें हीन भावना है, वो अपने को बड़ा मानता है, घर वालों को छोटा मानता है, और उसका एक लिंक हमको ये अंग्रेजों की बातों में दिखाई दिया। तो ये सब बातें जुड़ गई। हम लोगों को ये निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि हमारी पढ़ाई लिखाई आज तक पिछले 200 साल से एक ही काम कर रही है, अलग अलग तरीके से। वो ये कि साहब अब आप इनको ये दिखा दो कि ये कमजोर हैं, और ताकतवर बनने के लिए इनको कुछ और बनना पड़ेगा। मतलब आप लोग सब साइंस के लोग हैं, मैं भी अपने को थोड़ा बहुत छोटा सा उसी का विद्यार्थी मानता हूं, लेकिन एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं। जब पहली बार सुना तो मैं हिल गया। 1850 आई फॉरगेट, बट 1853 की या 1854 की बात है। बंगाल का गवर्नर, नहीं, ये 1858 के बाद की बात है। बंगाल का, हाँ, 1875 की बात है। बंगाल का गवर्नर इंडिया के वाइसरॉय को लिखता है कि यहां का फिर से पढ़े लिखे वर्ग की बात हो रही है, यहां का पढ़ा लिखा वर्ग अब हमारे जैसा हो गया है। माने हैविंग स्टडीड इन लिटरेचर, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3-4 नाम वो लेते हैं।
लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ, ये पढ़ने के बाद यहां का पढ़ा लिखा वर्ग अब हमारे जैसा हो गया है या मानने लगा है। वी मस्ट पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, वी मस्ट शो देम देयर प्लेस, लेट अस इंट्रोड्यूस द स्टडी ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी गड़बड़ है, मैं ये कह रहा हूं अंग्रेज उसको इंट्रोड्यूस क्यों करते हैं, उसके पीछे मानसिकता क्या है, ये हमको देखने की बात है। तो 1875 में इसलिए साइंस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने का प्रस्ताव बंगाल का गवर्नर नॉर्थब्रुक को देता है कि अब इनको फिर से एक बार समझ में आ जाए कि ये कितने पिछड़े। तो 1876 में पहला साइंस कांग्रेस देश में खड़ी होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी विधा ही है ना, वस्तु तो एक चीज है, वस्तु को समझना है, वस्तु को समझने के लिए हमें विषय चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी विषय हो। ये विषय है, वस्तु तो जैसी है वैसी है। ये विषय बनाने के लिए उन्होंने अपने हिसाब से कुछ बनाया, अच्छा बनाया, उसकी कोई ये नहीं है ये उनका विषय है, ये ऐसा भी नहीं है, वो विषय हमारे भी हो सकते। लेकिन ये समझने की बात है कि विषय इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना भी कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट वस्तु है। उन्होंने जो भी कुछ किया मॉडर्न साइंस ने पिछले 500 साल में, वो विषय को इंपॉर्टेंट बना दिया, वस्तु को घटा दिया। वस्तु की महिमा कम हो गई, विषय की महिमा बढ़ गई। जब भी कोई चीज का अधिमूल्यन होता है या किसी भी वस्तु का अवमूल्यन होता है, वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। हर चीज का अपना मूल्य है, उस मूल्य में ही अगर वो चीज रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही उसका अवमूल्यन होगा या अधिमूल्यन होगा या अमूल्यन होगा, तीनों बातें हो सकती हैं, वहां गड़बड़ शुरू हो जाए। तो विषय का अधिमूल्यन हुआ है, एक बात अपने को यह समझ में आई। दूसरी बात यह समझ में आई कि यह शिक्षा हमें सापेक्ष आत्मविश्वास ज्यादा से ज्यादा भले ही देती हो, जिसमें सापेक्ष आत्मविश्वास मतलब कंपैरिजन पे आधारित, कि आप मेरे से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, या मैं आपसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलता हूं, या मैं ज्यादा अच्छे स्टाइल के कपड़े पहनता हूं, या आप ज्यादा अच्छे स्टाइल के कपड़े पहनते हैं, या मेरी ज्यादा बड़ी डिग्री है या आपकी ज्यादा बड़ी डिग्री है। इस तरह की तमाम बातें तो होती हैं, इससे एक आत्मविश्वास भी आता है, उसको हमने सापेक्ष आत्मविश्वास का नाम दिया, विच इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन विद द अदर। हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा हमारी शिक्षा ये तो दे रही है, सापेक्ष आत्मविश्वास तो दे रही है। फर्स्ट आ गया कोई लड़का, उसको आ गया कि मैं बहुत अच्छा हूं, है ना, लेकिन बाकी 29 का क्या हुआ? हम तलाश कर रहे थे निरपेक्ष आत्मविश्वास की, एक ऐसा विश्वास जो मेरे होने से हो, जो मेरे क्लास के हर बच्चे में हो, चाहे वो गांव का हो या वो शहर का हो। ऐसा विश्वास क्या कहीं है, ऐसी कोई वस्तु है, इसकी तलाश हमारी थी। यहां हम पहुंचे। ये सारी जो रामकथा मैंने आपके सामने रखी, वो इसलिए कि ये यहां हम लोग अटके थे कि भाई ये हो क्या रहा है, ये गड़बड़ कर रही है हमारी शिक्षा। ये गांव की महिला जो कह रही है, हिंदुस्तान का इतिहास देखा तो उसमें भी ये बात निकल के सामने आई। ये सबका निष्कर्ष ये निकला कि हां, शिक्षा अगर कुछ कर रही है ज्यादा से ज्यादा तो सापेक्ष आत्मविश्वास दे रही है। कुछ चीजों को समझने का भी कुछ है, कुछ चीजें समझ में आती है, लोहा क्या है ना, लकड़ी क्या है, वगैरह वगैरह समझ में आता है, लेकिन ये पूरा नहीं पड़ता। एक दूसरा, इसमें निरपेक्ष आत्मविश्वास जैसी कोई वस्तु हमारी शिक्षा में नहीं मिली हमें। इसकी तलाश में हम भटक रहे थे। कुछ प्रयोग हम लोगों ने किए, लेकिन जैसा हमारे एक मित्र कहते हैं कि शिक्षा में कहीं कुछ हो नहीं रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैबंद लगाने का काम होता है। एक जगह कपड़ा फट गया, उसको सिल दिया, दूसरी जगह फट गया, जब वो सिले तो तीसरी जगह फट गया। वो पूरे होलिस्टिक मैनर में, इंटीग्रेटेड फैशन में कुछ हो रहा हो, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। सन 2000 में हमें जीवन दर्शन, मध्यस्थ दर्शन, जीवन विद्या का अचानक पता चला, इत्तेफाक से पता चला। एक सभा में बैठे थे, धर्मपाल जी बैठे थे, 30-40 लोग बैठे थे, गप लग रही थी, हम भी वहां पहुंचे।
किसी धर्मपाल जी ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, उन लोगों के साथ कुछ लोग नहीं जानते थे उस सभा में मुझे, कुछ लोग जानते थे कि ये कुछ शिक्षा के में कुछ काम कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति सज्जन वहां बैठे, उन्होंने कहा शिक्षा में तो कहीं कुछ काम वाम हो नहीं रहा है, अगर कहीं बुनियादी तौर पे कुछ काम हो रहा है तो वो जीवन विद्या में हो रहा है। तो मेरे कान खड़े हुए, क्योंकि उस व्यक्ति को मैं सीरियसली लेता था। वो बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग गंभीर होते हैं, कुछ लोग गप मारने के लिए कुछ भी बोलते हैं, तो वो गंभीर व्यक्ति थे। तो मेरे कान खड़े हुए कि भाई ये क्या है जीवन विद्या। उसके बाद 2-3 महीने बाद ये पता चला कि उसमें जो लोग लगे हुए हैं उसमें बहुत सारे मेरे पुराने परिचित IIT के मित्र लोग हैं। तो और भी ज्यादा उत्सुकता हुई। इसी बीच वहां इस पूरे मेरे मित्रों को भी हमारे बारे में कुछ पता चला कि सिद्ध में शिक्षा में कुछ गंभीर प्रयास हो रहा है। वो आम NGO की तरह नहीं है, कुछ सीरियसली शिक्षा में करने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ 100 स्कूल खोल दो, 200 स्कूल खोल दो, ऐसा नहीं है, पर उसमें कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ बुनियादी फिलॉसफिकल बात कर रहे हैं। तो वो लोग भी हमसे संपर्क करने के उत्सुक थे। इसी चक्कर में हम दोनों की मुलाकात हो गई। हमने कहा समझाइए क्या बात है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं समझ में आएगा, 8 दिन दीजिए। हमने कहा ठीक है, अपने तो दिक्कत नहीं है, आइए और कर दीजिए एक शिविर। तो हमने उनको इनवाइट किया अपने संस्था में। उन्होंने 8 दिन का एक शिविर लगाया। मैं बैठा, मेरी पत्नी बैठी, 7-8-10 लोग, हम लोग सीनियर लोग बैठे। उसमें मुझे 3-4 बार 2-3 तरह की चीजें हुई। एक तो ये समझ में आया कि ये पैराडाइम शिफ्ट है। मैं पैराडाइम शिफ्ट नाम का एक मुहावरा बहुत बार यूज करता था, लेकिन हमको हमेशा लगता था मैं बेईमानी कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पैराडाइम शिफ्ट, आई एम टॉकिंग विद इन द सेम पैराडाइम, बट हम थोड़ा परिवर्तन को पैराडाइम शिफ्ट कह रहे हैं। सोचने का तरीका उसी घेरे के अंदर है। यहां पर मूल रूप से कुछ और बात हो रही है। शब्द वही हैं, शब्द तो वही रहेंगे, दूसरे शब्द कहां से लाएंगे तो उसको समझाना पड़ेगा, समझाएंगे तो फिर वही शब्द आएंगे। तो शब्द तो वही हैं, लेकिन अर्थ जैसा मैं अभी तक समझता था उससे भिन्न है। तो शब्द और अर्थ 2 अलग अलग चीजें हैं। ये अपन को पहली बार ये स्ट्राइक किया, और ये भी स्ट्राइक किया कि शब्द वही होते हुए भी जो अर्थ मैं अभी तक अटकल लगा रहा था, यहां बिल्कुल सटीक है और अलग है। एक ये फ्लैश किया 3-4 बार। दूसरी बार जो फ्लैश की वो ये कि हां भाई ऐसा कुछ तो सोचा था कि जैसे सुख और सुविधा, मैं और शरीर, कुछ तो सोचा था। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं सोचा हो, लेकिन ये इतनी क्लैरिटी से ऐसा नहीं सोचा था। तो ये बात कुछ है दमदार, ऐसा अपने को लगा, लेकिन पचा नहीं। बाबा आए हमारे पास सिद्ध में, मसूरी में। बाबा के सामने अपने ने कहा कि ये जो आप संबंध की बात करते हैं, हम कैसे, ये अंग्रेजों ने इतना अपने पे अत्याचार किया, आप बोलते हैं सब संबंध एक ही है, वो सब कैसे होगा? इनको तो पहले ठीक तो करना होगा, फिर संबंध की बात करेंगे। इतना अत्याचार हुआ है हमारे ऊपर, क्योंकि अब उस टाइम मैं धर्मपाल जी के रंग में रंगा हुआ था, एकदम बहुत भीगा डूबा घिरा तो अपने को समझ में नहीं आया। हम बोले ठीक है, संबंध तक बात ठीक है, उसके बाद जीवन विद्या में नहीं है। सिस्टम को ये लोग नहीं समझते हैं। सिस्टम जो है वो आदमी को संचालित करता है, आदमी सिस्टम को प्रभावित करता है, लेकिन अंततः सिस्टम आदमी को संचालित करता है। और ये फ्रेमवर्क तो होता ही है। केमिस्ट्री का अपना फ्रेमवर्क है, फिजिक्स का अपना फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क से कैसे हटा जाएगा? आप रियलिटी को कैसे देख सकते हैं? रियलिटी तो है, पर देखेंगे फ्रेमवर्क से। तो दृश्य है, दृष्टि है, मैं दृष्टा हूं, मैं देखने वाला हूं, समझने वाला हूं। दृश्य है, बीच में दृष्टि तो रहेगी ही। वो केमिस्ट्री की दृष्टि हो, वो फिजिक्स की दृष्टि हो, कोई फिलॉसफी की दृष्टि हो, ये कैसे हट जाएगी ये दृष्टि? तो साहब इसमें अपने अटके रहे कम से कम 3 साल। 2003 में आते आते ये बात समझ में आई कि नहीं, दृष्टि को नलिफाई किया जा सकता है। दृष्टि रहेगी, लेकिन नलिफाई किया जा सकता है।
ऐसा नहीं, दृष्टि है, लेकिन परसेप्शन और रियलिटी में फर्क है। दृष्टि को नलिफाई करने का मतलब है टू सी एज इट इज, जैसा है वैसा देख पाना। अगर दृष्टि परसेप्शन रहती है तो फिर हमारी मान्यताओं से, उसकी परत से हम रियलिटी को देखते हैं। तो ये जो परत है मान्यताओं की, जिससे हमको रियलिटी अन्यथा दिखती है, इसको हटाया जा सकता है। एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा, और वो हमारे परंपरा में भी उदाहरण दिया जाता है। रस्सी पड़ी है सड़क पर, मुझे वो सांप दिख रहा है, ठीक है, मैं सांप देख रहा हूं, इसमें मैं कोई बेईमान नहीं हूं, मुझे ऐसा ही दिख रहा है। मैं डर रहा हूं, भाग रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, लाठी ला रहा हूं उसको मारने के लिए, लोगों को बुला रहा हूं, ये जो भी कुछ कर रहा हूं, ये मेरा सच है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। ऐसा ही मुझे दिखाई दिया, जैसा दिखाई दिया वैसा व्यवहार कर रहा हूं। वो उसी से एमिनेट करता है, मेरे परसेप्शन से एमिनेट करता है। लेकिन ये सब होते हुए भी वो रस्सी सांप नहीं होने वाली, रस्सी रस्सी ही रहेगी। मैं कितना भी चिल्लाऊं, कितना भी भागूं, कितना भी लाठी लाऊं, सब कुछ सही करते हुए भी मेरे हिसाब से वो रस्सी रस्सी ही रहने वाली है। सो इज देयर अ वे टू सी द रस्सी एज रस्सी? ये अपने को 2003 तक टाइम लगा, 3 साल, पर 2003 तक आते आते ये समझ में आया कि रस्सी को रस्सी देखा जा सकता है। मान्यता क्या होती है, जान्यता क्या होती है, इसमें भेद है, और जान्यता मेरे अंदर रखी है, सहज स्वीकृति उसकी रखी है मेरे अंदर। इसी की बिना पर मैं कहता हूं कि भाई ये गड़बड़ है। अगर किसी चीज से मेरा कोई संबंध ना हो, कहीं मेरे से कोई मतलब ना, ऐसी कोई चीज हो रही हो, फिर भी मैं कहता हूं भाई ये ठीक नहीं है या ये ठीक है, ये कहां से होता है, कैसे कह पाता हूं? ये बात मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गई। और इसको जब देखने लगा तो मुझे ये स्पष्ट होने लगा कि दृष्टि को नलिफाई किया जा सकता है। यानी अपने यहां कहा गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मुझे ये समझ में आया कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि हो सकती है। और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट अपने जीवन में आया। उसके बाद मैं ये दावा नहीं करता कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन वहां से एक पड़ाव, एक यात्रा शुरू हुई है। और मुझे ये लगता है कि हां, जो हम आज पूरी दुनिया में अपन परेशान हैं, कोई उस परेशानी को महसूस करता है डीपली, कोई उसको जरा इग्नोर करता है। ठीक है, दुख सुख आते रहता है, होता ही रहेगा। आज की मॉडर्न साइंस ये इसमें बिलीव शायद करती है डीप डाउन कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई प्रॉब्लम नाम की कोई चीज ही नहीं है, समाधान एग्जिस्ट। व्हेन वी कांट सी समाधान, देन वी सी दैट एज प्रॉब्लम। देयर इज नो रियलिटी, देयर इज नो ट्रुथ टू प्रॉब्लम, but the whole training in science is problem solving techniques. So we are trying to first identify the problem, then solve it. Here what is being said is, look at the samadhan and live accordingly. This is a huge paradigm shift. जैसे प्रकाश है, अंधकार प्रकाश का अभाव है। हमको तो स्कूल में ये पढ़ाया जाता है, ऑपोजिट पढ़ाते हैं कक्षा 3 से। ये मान्यता भरते हैं कि भाई प्रकाश का उल्टा क्या, तो बच्चा बोलता है अंधकार, तो उसको 100 में 100 मिलता है। फिर बच्चे से पूछते हैं मां का उल्टा, तो बोलता है बाप। ये भी पढ़ाई रहे। पुरुष का उल्टा स्त्री। अब बताइए, कोई भी आदमी जरा सा भी ध्यान देगा तो बोलेगा भाई उल्टा उल्टा नहीं है, ये तो अलग अलग है, भिन्न है। तो भिन्न और उल्टे में फर्क है। तो पूरा अस्तित्व में भिन्नता है, अस्तित्व में उल्टा करके कुछ नहीं है। हमने उल्टा बना दिया, वो अलग बात है, लेकिन अस्तित्व में उल्टा करके कुछ नहीं है। शिक्षा हमारी पढ़ा रही है कि उल्टा है तो उल्टा ही दिखेगा। पहले ही स्वीकार्यता उल्टे की है तो उल्टा ही दिखता है। तो ये कुछ बातें हैं, मैं अभी ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन ये कुछ प्रयोग हम लोगों ने किए, कुछ बातें अपने को समझ में आई और अपने को मजा आ रहा है। मेन बात ये है, समझने में मजा आ रहा है
और हमारे यहाँ जो आते हैं आजकल बच्चे तो हैं ही, स्कूलों में तो पढ़ते ही हैं, उसके अलावा नौजवान लोग बहुत आने लगे। और पहले मैं ये मानता था कि दिल्ली बम्बई के, हालांकि मैं भी बड़े ही शहर का हूँ, लेकिन अब अपने को बड़े शहर का नहीं मानता। तो एक उसका अहंकार भी था कि ये बड़े शहर के बच्चे तो बेकार हैं, है ना, बिगड़ गए हैं, इनसे क्या बात करनी। लेकिन पिछले 2-3 साल से दिल्ली के बहुत बच्चे हमारे यहाँ आने लगे, और उनसे जब बात होती तो मुझे लगता है नहीं, जहां मैं खड़ा था उस समय और आज ये जो यहां खड़े हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम में बहुत अहंकार था। हम ये मानते थे जब मैं उस उम्र का था कि साइंस में सब चीजों का समाधान है, सब चीज में बीमारी साइंस ठीक कर देगी और जमीन को, पॉवर्टी को दूर कर देगी, और साहब ये कितनी भूखमरी को दूर कर देगी। आज का बच्चा बोलता है कि भाई फर्टिलाइजर यूज करूं कि नहीं करूं, एंटीबायोटिक खाऊं कि नहीं खाऊं, डाउट खड़ा हो गया उसके दिमाग में। मेरे लिए तो बहुत शुभ बात है, मुझे तो मजा आ रहा है कि ये डाउट है एक प्रवेश का, एक कहीं तो सेंध लगेगी, है ना, जिससे हम कुछ अच्छी बात कर पाएंगे। तो यहां अपने इस पे कुछ काम कर रहे हैं। ये छोटी सी बात आपके सामने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। हाँ हाँ, हिंदी इतना स्वच्छ नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। एंड माय मदर टंग इज ऑल्सो ना। ओके ओके। And my mother tongue is Tamil, so that is one of the reason I. No, please, please. I think you made a very right point that in the course of educational system, something has gone wrong somewhere, by which we are not getting the real human beings. I believe that's what you said. It is a feeling of most of us. It's right through. I analyze this because I had been in the teaching field for over 32 years. I had been a student of my basic education had been in my mother tongue, Tamil. And one observation I have over the years I have experienced is, in our school education curriculum or even in the initial days of college curriculum, we have ignored the language part. So, we ignored the language. Literature हमने ignore. All those things, they were a part of literary, academic curriculum when we were student days. We had learnt Ramayana, Mahabharata, all in our mother tongue. And if I take my own language as Tamil, there have been contributions of all those Alvar, Nayanmar. And if you take up Marathi literature, there is a contribution of Marathi saints, 7 saints. So this kind of a thing is missing in the current curriculum. The language has been overtaken by some courses which they think it's going to get them employment in the market. Maybe if we think of something, this is a very good approach. I appreciate this. We had been having a lot of discussion, especially the session. This coupled with some kind of our own examples from our own ethics, Puranas, epics rather. You can make it a very strong field. That is what I probably feel. This can, of course, we are just only, this is the 5th day for us. Yeah. And I have undergone this program in Hyderabad also, IIIT, okay, where Bagadi has taken a series of lectures. This particular approach to the human values, creating a good human values in the society, maybe I think it should have some kind of support from our own Puranas, epics and thing. That could make one this very effective. This is my personal observation. Right. And I think you said that you are a student of IIT in 76, something you said. Fairly in the same period I had been there. I was doing mathematics in that one of the IITs. You look younger. I thought probably now when you said 76, I thought you are of same age group. Must be. I think this is something, I don't know how long this work is going on this field. I should be honest enough. I have been, 2 years back I attended a program in Hyderabad. Last year. This year I have come here. I think this approach, we have to make it more, little bit scientific. That is my personal observation. I may be open for correction. It can be more scientific. Let us make it more axiomatic approach to the whole subject. And support wherever there is a need from
examples from literature or from science or epics, Puranas. I think that would make this particular approach very strong and maybe easily understandable by the community. Otherwise, right now I feel there is a lot of abstraction in my own, even when I feel a little bit of abstract in the whole process. Right. I think it is open for correction. I just made my observation. That's it. Thank you. Anybody else would like to speak? Hande sir? So my question, the first question is, you have stated that paradigm shift need not be in terms of new and original words, that is terminology. But what I feel, if I am right, within the framework of Kuhn's theory of paradigm shift, he was the progenitor of this theory, and later on Karl Popper and so on, other workers. So what I feel, if shift in the paradigm necessarily leads the creation of a new terminology, and so also it is true of any philosophical system when it is being developed. So this is my first question. Second is that the theory of Jivan Vidya, since you have mentioned it in such great depth, I think I can ask this question. Jivan Vidya, if I am not wrong, has laid down the following assumptions. That is, there are three vastuktais, the realities: Jan Parmanu, Jivan Parmanu, and space. Second is Bhautik Kriya. That is, there are three of them: Rasainik Kriya, Jivan Kriya, and there are four states, that is Padarthavastha, Pranavastha, Jivavastha, and Jnanavastha. So 3 plus 3, 6, and plus 4, these 10 categories have been laid down. Even though assumptions or axioms have been not stated, but I dare say that these 10 categories, when they have been laid down in a succinct manner, and the whole philosophical system has to be derived based on this. That is the scientific method, because what is basically assumed here is that we will not accept anything until we have done Nirikshan, Parikshan, and Sarvekshan. So if we follow the scientific methodology, then whether I am right in my assumption that these are the assumptions inherent in this present philosophical system, which is called as Madhyastha Marga. And then of course the lots of questions will flow from, but I will ask only a small question. What could be the meaning of, there are lots of questions, but I will restrict to because of time limitation. How do we visualize Jivan Parmanu? Because now from as of today's status is that the life is basically has been generated from a chemical recipe with certain physical and chemical process taking place, and therefore why this hypothesis or axiom of Jivan Parmanu? Of course there are lots of other things, objections, which I cannot bring forth. Maybe I can add one more thing, that Karta, Srashta and Bhokta, that problem is basically, according to me, not solved, because in physics, if we look at the subject and object, they merge, and therefore the uncertainty remains. And so what I feel, I would like to just give my understanding. Probably that will place my question in the right perspective for you to answer. So what I feel is that we look at the man as a sort of a nervous system, the psyche of man. That also will be helpful, because the new Masiha of a change in our society is going to be science and technology, for sure. Nobody can negate it, because as you have yourself said, the structural changes take place necessarily from one to another, and they obviously will lead us to a higher level. Even though atom bomb was exploded in a certain year several decades ago, that's apart. But science and technology have the potential. Take for example biotechnology and so on. So I see a redemption through all this, and of course the values are at the focal point, because without values nothing is possible. That is acceptable, absolutely. So if you could respond to this. I'll try my best. First, coming to your observations, I'd like to just say about examples. See, examples definitely serve a purpose, and sometimes they really can communicate
very succinctly what the speaker is trying to say, because ultimately all the time the speaker is trying to communicate the meaning of a reality as he or she may see that reality. So the meaning is there within me, the reality is out there, I am the perceiver of that reality, that is my meaning that I give to that reality, which may or may not be the same as reality. So there is that's what we are calling the drishya. The drishya is there, I am the perceiver of that drishya. I am the perceiver. The way I perceive, I am giving a name, meaning to that perception. Reality is that vastavikta vastu is there. This meaning I try and communicate to someone, right? In the process of communication, I am using a word. When you hear the word and you again reinterpret the word into meaning, back into meaning, unless my meaning and your meaning matches, there is no communication taking place. We may assume there is a communication taking place, there is no communication taking place. So to make my meaning equal to your meaning, I use words and I use examples. And sometimes they are really very, very efficient or very effective in communicating. But if there are more than one people in the group, if there's only one-to-one communication, then I see the danger of examples as reducing to a great extent. But if there are more than one person in the group, and if you use example, then the chances are that the example itself will be interpreted into so many different ways by others, because you don't have control on how people are going to interpret. So there is an inherent danger in that example also. So that is why we generally refrain from giving examples, which is not to say that examples are not effective. They can be very effective. But there's also an inherent danger in that example. Hence, we try and not to use too many examples. Whenever, because the experience is that whenever we have used examples, you know, the person who has asked the question and the example has been given specifically to address that question from the person who's asking that question, but others are also listening and they take it in their own way, and then it gets into a, you know, unknown territory. And here the entire, it's not a lecture as you must have seen, you know. This is not a lecture. This is trying to communicate reality.